जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे यार, जिसमें नागरिकों के न सिर्फ मौलिक अधिकार छीन लिए गए बल्कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को भी निलंबित कर दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपातकाल की। आज हम बात करेंगे कि किस बात पर इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने पर मजबूर हो गई। किस व्यक्ति ने यह कहा कि देश को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी की रात को अखबारों और दफ्तरों की लाइटें क्यों काट दी गई। क्यों आपातकाल का फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के लिया गया। दोस्तों, अगर बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी आज़ादी के बाद की सबसे सख्त प्रशासकों में मानी जाती थी, लेकिन यह किसी को पता नहीं था कि एक महिला इतिहास का काला दिन यानी इमरजेंसी ले आएगी। तो दोस्तों, इमरजेंसी की नौबत ना एक दो दिन में तो आती नहीं है। देखो, इसकी पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो गई थी। इसका मेन रीजन था जनता सरकार के कामकाज के तरीके से खुश नहीं थी और सरकार के रवैये से भी खुश नहीं थी। इंदिरा गांधी की सत्ता एक के बाद एक अनेक समस्याओं से घिर गई थी और इंदिरा गांधी के तरकश में कोई भी तीर नहीं था। तो श्रीमती गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। श्रीमती गांधी एक तरफ न्यायपालिका से टक्कर ले रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक विरोधी हर मोर्चे पर श्रीमती गांधी को टक्कर दे रहे थे। 1966 के में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी और 27 फरवरी 1967 को गोकलनाथ के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। उस समय के सीजीआई हुआ करते थे, सीजीआई सुब्बा राव की एक खंडपीठ ने 5-1 से फैसला दिया कि संसद में 2/3 बहुमत के बावजूद किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। दोस्तों, नागरिकों के मौलिक अधिकार श्रीमती गांधी के निशाने पर कैसे थे, ये तब पता चलता है ना, जब आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को ही निलंबित कर दिया था। श्रीमती गांधी जी संविधान में लगातार बदलाव करना चाहती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ना हमेशा बीच में आ जाता था। अब आता है 1973, जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि संविधान की मूलभूत चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अब श्रीमती गांधी जी जो है संविधान में चेंज करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि संविधान की मूलभूत चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसे कई केस आए जब सरकार और कोर्ट आमने सामने आ गए थे। दोस्तों, बहुत से पत्रकार ये लिखते हैं या बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्रीमती गांधी कोर्ट के फैसलों से इतना नाखुश थी कि वो कोर्ट को ही अपने वश में करना चाहती थी। तो इसका एक एग्जाम्पल मिलता है 1973 में। 1973 तक क्या होता था, सीजीआई का चयन जो है सीनियरिटी के बेस पे होता था, यानी कि जो जज पहले है वो जो है सीजीआई बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा। लेकिन श्रीमती गांधी ने 3 जजों की सीनियरिटी डाउन कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। उनका नाम था एएन ग्रोवर, केएस हेगड़े और जेएम सेलत। और सुप्रीम कोर्ट के 4th मोस्ट सीनियर जज थे एएन रे, और उन्होंने एएन रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ना बहुत बड़ी घटना थी और आम जनता के बीच, जो जनता पहले ही सरकार से नाखुश थी, उसके बीच भी एक गलत मैसेज गया कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अंडर लेना चाहती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी कुचलना चाहती है। अब दोस्तों, 1971 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के जनरल इलेक्शन में श्रीमती गांधी रायबरेली से जीत जाती हैं, लेकिन
उनके जो अपोनेंट थे वो उस समय के बहुत ही पॉपुलर नेता हुआ करते थे, राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और 1 लाख वोटों से हार गए। तो क्या होता है, वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल देते हैं। उस पिटीशन में ये कहा जाता है कि श्रीमती गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से ज़्यादा पैसे खर्च किए, मतदाताओं को प्रभावित किया। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसमें कहा जाता है कि कोर्ट ने इंदिरा गांधी की जीत को रद्द कर दिया और उन्हें दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने 7 मुद्दों में से 5 में इंदिरा गांधी को राहत दी, लेकिन 2 मुद्दों पर दोषी करार दे दिया। 2 मुख्य मुद्दे क्या थे? एक मुद्दा था, इंदिरा गांधी के ओएसडी होते थे यशपाल कपूर, उन्होंने जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करवाया। रोडवेज की बसें जो है श्रीमती गांधी जी के प्रचार में लगा दी और तय सीमा से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया। दूसरा था, चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी, ये आपको मैंने अभी बता ही दिया, लाइक गाड़ी, सरकारी ऑफिसर वगैरह वगैरह जो है उसका गलत उपयोग किया गया। और इस फैसले की खास बात क्या थी? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत श्रीमती गांधी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई और राजनारायण जी को कोर्ट ने विजयी घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुर्सी का मोह होता है ना, बड़ा खराब होता है। श्रीमती गांधी जी ने क्या किया? रिजाइन देने से मना कर दिया। जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे आर के धवन, वो बताते हैं इस फैसले के बाद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा तो तैयार कर दिया था, लेकिन उस पर कभी साइन नहीं किए। अब श्रीमती गांधी क्या करती हैं? अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री की बैठक बुलाती है, लेकिन इस बैठक में एक नेता होते हैं जगजीवन राम जी, वो उसका विरोध करते हैं। वो चाहते थे कि जो उत्तराधिकारी चुना जाए वो लोगों के वोट के द्वारा चुना गया जाए। तो ये मीटिंग क्या होती है? बेनतीजा निकलती है। तो इंदिरा गांधी ने तो इस्तीफा दिया नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ चुनौती दे दी? सुप्रीम कोर्ट में। क्या होता है, आपातकाल लगने से एक दिन पहले यानी 24 जून 1975 को इंदिरा के केस का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि जब तक मामला कोर्ट में चलता रहेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन वो न तो संसद की चर्चा में भाग ले सकती हैं और न वोट का अधिकार रख पाएंगी। अब क्या होता है, इस फैसले से ऑब्वियसली इंदिरा तो नाराज थी, उनके समर्थक भी नाराज हो गए थे। अब उनके हाथ से क्या है, पावर निकलती जा रही थी। कुल मिलाकर क्या है, श्रीमती गांधी निराश हो गई। एक तरफ इंदिरा गांधी जो है कोर्ट कचहरी से परेशान थी, दूसरी तरफ उनके विपक्षी दल क्या है, सत्ता को हिलाने में लगे थे। और उसी समय जो है महंगाई भी आसमान छू रही थी। दूसरी तरफ लोगों का इंदिरा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जो कि आसमान छू रहा था। लोग जो है रोडों पे आने शुरू हो गए। दोस्तों, जब चिंगारी ना आग का रूप ले लेती है तो वो बहुत विनाश करती है। तो अब क्या होता है, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो एक नेता उस समय उभर के आते हैं, वो पहले से सरकार के खिलाफ बोलते थे। जेपी ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और जेपी ने इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कई मामलों में श्रीमती गांधी को गलत ठहराया। तो अब क्या होता है, आपातकाल तो 25 जून 1975 को लगा। जेपी तो 1974 से इंदिरा के खिलाफ सक्रिय थे। सरकार के विरोध कहाँ से स्टार्ट हुआ पता है?
जेपी की जन्मभूमि बिहार से। जब बिहार में आंदोलन पीक पे था ना, 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होना था। तो उस दिन पटना में छात्रों ने एक प्लानिंग बनाई और उसमें ये डिसाइड किया कि गवर्नर को विधानसभा में नहीं पहुंचने देना है, और प्रशासन हर कीमत पर गवर्नर को जो है विधानसभा में पहुंचाने पर आतुर था। तो अब क्या होता है, कुछ छात्र गवर्नर की गाड़ी रोकते हैं। तो जैसे ही गवर्नर की गाड़ी रुकती है और छात्र जो है गवर्नर से जो है बात करने वाले होते हैं, तो क्या होती है, बिहार पुलिस आती है और लाठी और डंडे बरसाना शुरू कर देती है। कहते हैं कि इस प्रदर्शन में 20 से ज़्यादा छात्रों की जान गई, जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच एक और चिंगारी भड़क गई सरकार के खिलाफ। उस समय तक बिहार के आंदोलन में जो है जेपी की एंट्री नहीं हुई थी। तो उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय सरकार के मुखिया हुआ करते थे अब्दुल गफूर। जब जेपी ने कमान ले ली आंदोलन की, तो 1975 में भारी विद्रोह के बीच अब्दुल गफूर जी को रिजाइन करना पड़ा और जगन्नाथ मिश्र जी मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या होता है ना, जब चिंगारी आग में तब्दील हो जाती है, तब क्या होता है, तो वो फैलते रहती है। तो अब ये चिंगारी कहाँ पहुँच गई थी, गुजरात में। गुजरात में लोग एक तो बढ़ती महंगाई से परेशान थे, ऊपर से वहाँ पे एक एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज था 1973 में, वहाँ फीस बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। तो छात्र क्या हुए, रोड पे आके आंदोलन करने लग गए गुजरात में भी। उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे चिमन भाई पटेल। तो देखो, गुजरात में सत्ता परिवर्तन हुआ ना, अगर सॉरी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, अगर सरकार एक जगह झुक जाती है ना, तो उसको बार बार झुकना पड़ता है। तो गुजरात में भी ये होने लग गया कि चिमन भाई पटेल को हटाओ करके। जो गुजरात में चिंगारी भड़की थी ना, वो कॉलेज तक ही सीमित नहीं रही है। अब मजदूर, सिविल सोसाइटी के लोग, सब लोग इसमें जुड़ने लग गए और आंदोलनकारियों ने ये अपील की कि जेपी से अपील की कि आप जो है गुजरात आ जाइए। क्या होता है, जेपी की एंट्री गुजरात में भी हो जाती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस की बर्बरता चलती रहती थी और कई आंदोलनकारी मारे गए। तो अब इंदिरा चाहती थी कि चिमन भाई पटेल तो इस्तीफा दे दें, पर सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास ही रहे। लेकिन लोगों के बीच जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो अब क्या होता है, चिमन भाई पटेल को इंदिरा गांधी इस्तीफा दिलवा देती हैं और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आंदोलनकारी फिर भी नहीं मानते हैं, तो गुजरात में मोरारजी देसाई लगातार आमरण अनशन पे बैठे रहते हैं, जिससे परेशान होकर इंदिरा गांधी क्या करती है, गुजरात में भी विधानसभा भंग कर देती है और जून में नए इलेक्शन करने की तारीख घोषित कर देती है। और जब कांग्रेस की सरकार जब दो जगह से ढह जाती है ना, तो उस समय जो है एक बिहार के बहुत ही फेमस नेता आते हैं, उनका नाम होता है जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर रेलवे कर्मचारियों ने स्ट्राइक शुरू कर दी और रेलवे की हड़ताल 3 हफ्ते तक चली, जिससे ना जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। जब जीवन अस्त व्यस्त हुआ, तो लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ता चले गया। अब मतलब सर, वो कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, वो वाली बात हो चुकी थी। अब ये जो है ना प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। तो श्रीमती गांधी ये समझ नहीं पा रही थी कि पहले जुडिशरी से निपट लूं या भ्रष्टाचार, महंगाई से ग्रस्त लोगों को कैसे शांत करूं। गुजरात विधानसभा के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के चक्कर में लोग जो है अब रोड पे आने शुरू हो गए थे।
कहते हैं ना, एक समस्या आती है तो लगातार समस्या आती जाती है। तो एक तरफ तो ये सारी परेशानी चल रही थी, दूसरी तरफ दो घटनाएं घट जाती हैं। एक क्या होता है, इंदिरा गांधी के सचिव होते हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और मैंने अभी जब बोला कि गुजरात में इलेक्शन की घोषणा कर दी थी, तो उस इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी हार हो जाती है गुजरात के अंदर। 24 जून को इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर भी इंदिरा गांधी जी की सांसदी बहाल नहीं करता। अब 25 जून को क्या होता है, जेपी नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली कर डाली। जितना सरकार को उम्मीद नहीं थी उससे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना लोग ज़्यादा आ गए थे। उस रामलीला मैदान से जेपी ने सेना और पुलिस को रिक्वेस्ट की कि आप सरकार की बात न माने। उस दिन रामलीला मैदान का नज़ारा देखने लायक था, लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद थी और जेपी प्रधानमंत्री आवास से कुछ ही दूर थे। जब जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता पढ़ी रामलीला मैदान से, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कहते हैं कि इंदिरा गांधी की चूल्हे हिल गई थी और इंदिरा गांधी ने फैसला कर दिया था कि अब इमरजेंसी ही लास्ट उपाय है। कहते हैं कि 25 जून को सुबह तक इंदिरा गांधी ये डिसाइड नहीं कर पाई थी कि इमरजेंसी लगानी है कि नहीं लगानी है। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धार्थ शंकर रे। उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे से फ़ोन पे बात की और उन्हें अपने आवास पे बुलाया। उस दिन क्या होता है कि सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली आए हुए होते हैं किसी काम के सिलसिले में। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे पर इतना भरोसा करती थी कि उन्होंने इमरजेंसी के बारे में अपने कानून मंत्री एचआर गोखले से भी इस बात की चर्चा नहीं की थी। सिद्धार्थ रे ने श्रीमती गांधी को बताया कि इमरजेंसी के अलावा अब कोई भी दूसरा चारा नहीं है, आप आर्टिकल 352 का इस्तेमाल कर इमरजेंसी लगा डालो। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को समझाया कि पार्लियामेंट के अनुसार बाहरी व आंतरिक अव्यवस्था के समय संविधान इमरजेंसी लगाने की छूट देता है। रे ने बताया, जैसे युद्ध देश के लिए भारी समस्या है और देश के अंदर जो परेशानी है वह आंतरिक खतरा है। एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें लगता है भारत को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो मैंने सबसे फर्स्ट में बोला था ना, श्रीमती गांधी जी ने उस समय इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लगता था कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। होता है जनता दल की सरकार में एक कमीशन बैठता है जिसको शाह कमीशन कहते हैं। इंदिरा गांधी के खासम खास आर के धवन ने बताया कि 8 जनवरी 1975 को ही सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी जी को आपातकाल की योजना बना दी थी। अब जानते हैं कि इमरजेंसी के बारे में संविधान क्या कहता है। संविधान कहता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर सकते हैं। पर दोस्तों, संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या थी? आंतरिक असंगति थी। तो सिद्धार्थ रे ने इंदिरा को आंतरिक असंगति के आधार पर इमरजेंसी लगाने को बोला था। तो दोस्तों, जब जनता दल की सरकार आती है ना, तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर देती है। तो वापस लौटते हैं। सिद्धार्थ रे के सुझाव के बाद इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फरुद्दीन अली अहमद से मिलने गई। राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी जी ने राजी कर लिया था। तो 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति ने इमरजेंसी पर साइन कर दिए और आपातकाल लागू हो गया। तो दोस्तों, इसमें ट्विस्ट क्या है कि श्रीमती गांधी ने बिना अपनी कैबिनेट को बताए ही सिर्फ एक आदमी के कहने पर जो है
इमरजेंसी लगा दी थी, उस रात क्या होता है, अखबार और दफ्तरों की बिजली काट दी जाती है। क्यों? इसका मेन रीजन था कि इमरजेंसी मेन रीजन नहीं था, जो जेपी की रैली हुई थी दिल्ली के अंदर जिसमें जो है लाखों लोग आए थे, वो दूसरे दिन प्रेस में अखबारों के माध्यम से पब्लिश न हो, इस वजह से जो है पूरे दफ्तरों की लाइट काट दी गई थी। अब जो है इमरजेंसी तो लग जाती है तो क्या होता है, एक तरफ तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी पर मंथन कर रही थी कि क्या करना है आगे और प्लानिंग बना रही थी, तो दूसरी तरफ उनके बेटे संजय और एक लीडर थे ओम मेहता आंदोलनकारियों की लिस्ट बना रहे थे। दोस्तों, आपातकाल के साथ ही आम लोगों के मौलिक अधिकार भी निलंबित हो चुके थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो छीन ही ली थी, लोगों के पास जो जीवन का अधिकार था वो भी खत्म कर दिया था। 25 जून की रात से विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। उसमें नेता थे भैया जेपी नारायण, लोग लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, बड़े बड़े नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया। कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जेल में ठूस ठूस कर इमरजेंसी में बंद कर दिया। दोस्तों, आपको पता है लालू प्रसाद यादव ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम इसी मीसा एक्ट के नाम पर अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हुआ है। दोस्तों, 26 जून को इंदिरा गांधी कैबिनेट की मीटिंग लेती है और सभी मंत्रियों को मीटिंग में बुलाती है और इमरजेंसी के बारे में बताती है। तो किसी भी मिनिस्टर ने, कहते हैं कि किसी भी मिनिस्टर ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया और वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ था। तो दोस्तों, इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार तो छीने ही, लोगों के जीवन के अधिकार भी छीन लिए, लेकिन ये इमरजेंसी कुछ लोगों के लिए एक मौका लेके आई, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नेताओं की जिनका बिल्कुल भी पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं था, लेकिन वो नेता एक गद्दावर नेता के रूप में उभर कर आए। उनमें से थे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, जो बहुत एक सामान्य परिवार से आते थे, लेकिन भारत की राजनीति में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा दी थी। तो ये थी नेशनल इमरजेंसी, जिसमें लोगों का पतन किया गया और कहते हैं कि इंदिरा गांधी की ये सबसे बड़ी भूल थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।